मैं 1 घंटे से यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। मेरा ड्राइवर न जाने कहाँ चला गया था। 15 मिनट और गुजरे तो अचानक एक काले रंग की गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई थी। वो गाड़ी इतनी नई और शानदार थी कि कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम सी गई थीं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। गाड़ियों का मुझे शुरू से ही बहुत शौक था और इस तरह की लग्जरी कार को अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई थी। मगर अगले ही पल वो मुस्कान जैसे जम सी गई थी जब उस गाड़ी के दरवाजे एक साथ खुले और उसमें से 3 नकाबपोश लोग बाहर निकले। उनमें से दो ने बिना किसी चेतावनी के मुझे पकड़ लिया और मेरी चीखें दबाकर जबरदस्ती गाड़ी के अंदर धकेलने लगे थे। मैं पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उनके हाथों से खुद को खींच रही थी, मगर उनकी पकड़ लोहे की जंजीर जैसी मजबूत थी। अचानक ही किसी ने मेरे सर पर कुछ भारी और जोरदार चीज दे मारी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। सब कुछ धुंधला पड़ गया था और मैं बेसुध होकर गिर पड़ी थी। जब होश आया तो खुद को उसी गाड़ी में पाया था। बाहर झांक कर देखा तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसपास अंधेरा छाया हुआ था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कितने घंटों से मैं बेहोश रही। मेरे ठीक पास एक बदसूरत और घिनौना सा आदमी बैठा हुआ था। उसकी गंदी नजरों की ताप मैं मुश्किल से सह पा रही थी। उसका चेहरा मेरी तरफ झुका हुआ था और वो मुझे ऐसे मुस्कुरा कर देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी तरह दरवाज़ा खोलकर यहाँ से गायब हो जाऊं, मगर मैं घिर चुकी थी। मैंने दोबारा छूटने की कोशिश की थी कि अचानक उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। मेरे होठों से खून निकलने लगा था, चेहरा जलने लगा और आंखों से आंसू निकल आए थे। तभी गाड़ी में बैठे दूसरे आदमी ने उसे झटके से रोका और गरज कर बोला था, पागल हो गया है क्या तू? क्या कर रहा है? अगर भाई को पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। तुझे मालूम है वो तुझसे किस तरह का हिसाब लेंगे। पहला आदमी एकदम से घबरा कर कांपने लगा था और बोला, कहना भाई, भगवान के लिए भाई को ये मत बताना, कोई और बहाना बना देना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जिस भाई की वे बात कर रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि किसी बड़े गैंग या बहुत रौबदार शख्सियत का नाम है। मैंने खून से सने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली थी, मैं खुद तुम्हारे उस भाई को सब बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मेरी बात सुनकर वो शख्स पागलों की तरह हंसने लगा था और आंखों में बहसी चमक भर कर बोला था, पहले अपनी इज्जत तो बचा लो, फिर शिकायतें करना। जिस भाई की बात हो रही है उसके सामने तू रोते हुए भीख मांगने वाली है और अब तेरे होठों से सिर्फ चीखें निकलेंगी, शिकायतें नहीं। उसके जहर भरे शब्द से मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं बेकरार होकर चिल्लाई थी, कौन है तुम्हारा ये भाई? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? और क्यों अगवा किया है मुझे? मेरी चीख पर वो आगे झुका और गंदी मुस्कान के साथ बोला था, हसीन दिलरुबा, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस कुछ ही देर की बात है और अगर तू इतनी बेकरार है तो बोल दे, मैं तुझे दोबारा सुला दूं। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। उस वक्त मैं सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी कि किसी तरह इस खौफनाक मंजर से निकल जाऊं, क्योंकि मुझ में अब और दर्द सहने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुक गई थी। वो मुझे एक फार्म हाउस जैसा लग रहा था। बंगले का दरवाज़ा खुला और उन्होंने मुझे अंदर की तरफ धकेल दिया था। मेरे हाथ उस वक्त बंधे हुए थे। उससे पहले कि मैं फिर से दरवाजे की तरफ भागती, वहां एक औरत आ गई थी और मुझे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी थी। उसमें पुरुषों जैसी ताकत थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावना निशान बना हुआ था, जो उसे और भी भयानक बना रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। वो मुझे एक कमरे में ले गई। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने मेरे हाथ भी खोल दिए थे और अब मैं पूरी तरह आज़ाद थी। उससे पहले कि मैं बाहर निकलने की कोशिश करती, अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। मैं जोर से उसके सीने से टकराई। उसकी मौजूदगी से मुझे महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी।
उससे पहले कि मैं मदहोश होती, उसने मेरे वजूद को एक झटका दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां भी हिल गई हों। मैंने डरते हुए सिर उठाकर देखा तो वहां एक बेहद खूबसूरत मर्द खड़ा था। वो मुझे कहीं जाना पहचाना लग रहा था, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा था। वो मेरी आंखों में बहुत गुस्से से देख रहा था और मुझसे कहा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? मैंने जल्दी से इनकार में सिर हिला दिया था। उसने अपना सिर मेरे कान के पास झुकाया और मेरे कान की लौ को दांतों से काटते हुए कहा था। इसके साथ ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। अब तक कोई भी व्यक्ति मेरे इतने करीब नहीं आया था और न ही मैंने किसी को अपने करीब आने की इजाज़त दी थी। मैं बहुत बुरी तरह से कसमसा रही थी और खुद को उससे आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हड्डियां भी टूट जाएंगी। मैंने रोते हुए कहा था, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो मुस्कुराया और कहा, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जो तुम्हें तकलीफ होगी उसका मज़ा भी आएगा। और फिर उसने मेरे साथ जो किया उससे मेरा सिर बहुत ज़्यादा चकरा गया था। बेहोश होने से पहले जो मंजर मैंने देखा था उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और साथ ही अपनी बेल्ट भी निकाल रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने खुद को ये कहते सुना और फिर मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं होश में आई और जो मंजर मैंने देखा उसने ऐसा एहसास कराया मानो ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। उस समय मैं कपड़ों के बिना थी। मैंने जल्दी से खुद को एक चादर में लपेटने की कोशिश की थी, पर जब मैंने चादर की हालत देखी तो मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई थी। वो चादर उस समय लाल रंग से भीगी हुई थी और वो लाल रंग किसी और चीज का नहीं बल्कि खून था और मैं डरते हुए अपने पैरों की तरफ देखा था। एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली थी। वो खून किसी और चीज का नहीं बल्कि मेरी सबसे कीमती चीज से निकला था। मैं चीखें मार रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और वही लड़का जो थोड़ी देर पहले तक मुझे धमका रहा था बाथरूम से बाहर निकला। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, पर उसकी मुस्कान मुझे जहर जैसी लग रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैं अभी उस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि उससे बदला ले सकूं। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हें मज़ा नहीं दे पाया, पर मैंने तुम्हें एक सरप्राइज़ दे दिया है। मुझे यकीन है कि तुम इसे देखकर बहुत खुश होगी। फिर और कहने लगा, बेशक तुम बहुत ही हसीन हो। तुम्हारा वजूद मुझे बहुत पसंद आया है और मुझे यकीन है कि तुम हमेशा यूं ही मेरी प्यास बुझाती रहोगी। मैंने ऊंची आवाज में उसे धमकाते हुए कहा था, खबरदार, जो तुमने मेरे पास आने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? ये कहकर मैं फिर बैठकर रोने लगी थी। मुझे अब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी इज्जत छीन ली गई थी। उसने कहा, चलो अब अपना वजूद लपेट लो, कहीं मेरा इरादा बदल ना जाए। वैसे तो मैं नहा चुका हूँ, पर तुम्हें देखकर मन कर रहा है कि एक बार फिर से नहा लूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी नहलवा सकता हूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैं तेजी से पीछे हट गई थी और बिस्तर की टेक लग गई थी। मैंने अब चादर को भी अपने चारों ओर लपेट रखा था। वो चादर मुझे पूरी तरह ढक नहीं पा रही थी। मेरे पैर अभी भी दिखाई दे रहे थे। मैं रोते हुए बेतहाशा काँप रही थी और उससे सवाल किया था, आखिर मेरे साथ तुमने ये सब क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों में अजीब सा गुरूर झलक रहा था। अचानक उसने मेरे करीब आकर मेरा चेहरा अपने सख्त हाथों में दबोच लिया था और दांत पीसते हुए बोला था, मुझसे कोई सवाल नहीं करता, समझी? न तुम्हें और न इस दुनिया में किसी को ये हक नहीं है कि मेरी मर्जी पर उंगली उठाए। तुम्हें शायद ये बात अब तक मालूम नहीं थी, इसलिए तुम्हें आखिरी बार माफ़ी मिल रही है। लेकिन याद रखना, ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगली बार अगर जरा सी भी चिल्लाने की या मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, तो कसम है मुझे, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब चुपचाप अपने वजूद को ढको और जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर वो दरवाज़ा जोर से पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया था।
उसके जाने के बाद भी उसका असर मेरे वजूद पर बाकी था। वो अजीब सी महक जो उसके बदन से उठ रही थी, मेरे वजूद में समा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे जबरदस्ती खुशबू में डुबो दिया हो। मैं उस एहसास से आज़ाद होना चाहती थी, मगर जितना मैं उससे दूर भागना चाहती थी, उतना ही वो मेरे अंदर गहराई तक उतरता जा रहा था। मैंने हिम्मत करके बिस्तर से उठना चाहा, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई, सिर चकरा गया और मैं जोर की आवाज़ के साथ फर्श पर गिर पड़ी थी। मेरे घुटनों से टकराने की तेज चोट ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया था। चादर एक बार फिर से मेरे वजूद से हट चुकी थी और मैं असहाय पड़ी हुई थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वही शख्स गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। उसके आने से पहले ही मैंने कांपते हाथ जोड़ दिए थे और गिड़गिड़ाते हुए बोली थी, भगवान के लिए अब और तकलीफ मत दो मुझे। मैं अब कुछ सहने के काबिल भी नहीं रही। देखो, मेरी पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। वो कुछ पल मुझे घूरता रहा, फिर गहरी सांस लेकर मेरे बाजू पकड़कर एक झटके से उठाकर खड़ा किया था। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, क्योंकि मेरी हालत इतनी बदतर थी कि मैं किसी भी इंसान को मुझे देखकर शर्म आ जाए, लेकिन उसकी निगाहों में जरा भी रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जीत का एहसास था, जैसे उसने मुझे तोड़कर मजा लिया था। वो मुझे घसीटते हुए बाथरूम के दरवाजे तक ले गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा अब वो भी अंदर आ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बाहर से नौकरानी की आवाज आई थी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और आंख मारते हुए बेहद ठंडी आवाज में बोला था, अभी तो तुम्हारी जान बच गई, लेकिन याद रखना मैं लौट कर फिर आऊंगा। उसके जाने के बाद मैं वहीं जमीन पर बैठ गई थी, शावर खोल दिया था और बेकाबू होकर रोने लगी थी। पानी मेरे वजूद पर गिर रहा था और आंसू मेरे चेहरे से बहते हुए मिल रहे थे। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि कोई मुझे इस तरह तोड़ सकता है। मैंने हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए रखा था, मगर उसने मुझे इस तरह बिखेर दिया था कि अब संभलना नामुमकिन लग रहा था। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्यों आखिर उसने मेरे साथ ये सब किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं उसे जानती तक नहीं थी, कभी मिली तक नहीं थी। मैं तो हमेशा वही लड़की रही थी जो सबकी दोस्त बनी रहती थी, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मैं नर्म दिल थी, दूसरों का दर्द देखकर रो पड़ती थी, मगर शायद दुनिया ऐसे लोगों की कद्र नहीं करती। काफी देर बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर फिसल गया था और मैं फिर से गिर गई थी। दरवाजे के पीछे से वही आवाज आई थी, क्या तुम्हारा बाथरूम में ही रात गुजारने का इरादा है? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि अजीब सा हक और घमंड झलक रहा था, जैसे वो मुझे अपनी बीवी समझ रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और फ्रेश होकर बाहर निकली थी। वो आराम से बिना शर्ट पहने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी तरफ नजर जाते ही मेरे गाल शर्म से लाल हो गए थे और मैंने तुरंत ही आंखें बंद कर ली थी। मेरी ये हालत देखकर वो तंजिया अंदाज में हंसा और बोला था, ड्रामा मत करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। दिल में तो तुम खुश हो रही हो कि तुम्हें मेरे जैसा खूबसूरत लड़का मिल गया है। उसकी ये बात सुनकर मेरे कानों में जैसे बारूद भर गया था। मैंने हिम्मत करके उसके पास जाकर उसका सामना करने की ठान ली थी। जैसे ही मेरा हाथ उसके चेहरे पर पड़ने वाला था, उसने झट से मेरी कलाई पकड़ ली और कानों में फुसफुसाकर कहा था, नहीं प्यारी लड़की, अब ये सब नहीं होगा। पहले तो तुम जैसी लड़कियां ये खेल खेल लेती थी, मगर अब मैं किसी को ये मौका नहीं दूंगा। तुम मेरी पकड़ में आ चुकी हो। उसकी आवाज में एक खतरनाक ठंडक थी, मगर मेरा ध्यान बस एक बात पर अटक गया था। मैं उसे पहले कहाँ देख चुकी थी। मेरी रग रग कांप रही थी, क्योंकि मुझे आज तक किसी लड़के ने खुलकर बात करने का तजुर्बा भी नहीं था। वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराया और मेरे सिर पर हल्का थप्पड़ मारते हुए बोला था, अपने छोटे दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, वरना ऐसी मुश्किल में फंसोगी कि निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर पहले के नज़ारे को याद करके मेरी आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए थे। मैंने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस गुनाह की सजा मुझे इस तरह दी जा रही है? वो कुर्राया, मेरा कॉलर छोड़ो। उसकी आवाज में लोहे की तरह सख्ती थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानी थी।
मैं उसकी आंखों में सीधा देखती रही, तभी उसने गुस्से से मेरी बाह इतनी जोर से मड़ोड़ी कि मेरी चीख निकल गई थी। उसने दांत खींचकर कहा, तुम्हारे साथ मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम इसी लायक थी। तुम्हारी औकात ही यही है। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं मिली। मैंने तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं। फिर तुम कैसे मेरी इज्जत को रौंद सकते हो? तुम्हारी तो बहनें होंगी, तुम किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बात पूरी होते ही उसका चेहरा बदल गया था। वो बिजली की तरह चीखा था, खबरदार, अगर दोबारा मेरी बहनों का नाम लिया तो तुम्हारी जुबान खींचकर फेंक दूंगा। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया था। उसका चेहरा अब और भी खतरनाक लग रहा था, जैसे उसकी रगों में खून नहीं जहर दौड़ रहा हो। मैं कांपती हुई हाथ जोड़कर उसके सामने गिर पड़ी थी और चिल्ला उठी थी, नहीं, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं अब और कुछ नहीं सह सकती। तुम नहीं जानते मेरी सांसें टूट रही हैं, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो बेरहम हंसी हंसते हुए बोला था, यही तो मजा है, तुम्हें दर्द देने के लिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या मैं तुमसे शादी का इरादा रखता हूँ? हाँ तो सुन लो, तुम्हारे जैसी लड़कियों पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैं पीछे हटती चली गई थी, लेकिन उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया था। मैंने कांपते हाथों से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसका वजूद किसी लोहे की पहाड़ जैसा था। वो एक पल को रुक गया और घूरते हुए बोला था, मैं देखना चाहता हूँ तुम में कितनी ताकत है। तुम मुझे कब तक खुद से दूर रखोगी? चलो, मैं अभी अपने पूरे जोर का इस्तेमाल नहीं करता। अगर वाकई तुम में इतनी ताकत है तो मुझे अपने ऊपर से हटा कर दिखाओ। मैंने पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया था, मगर ऐसा लग रहा था मानो मैं दीवार को धक्का दे रही हूँ। वो मुस्कुराया और फिर अचानक झुककर मेरी गर्दन पर अपने बेरहम निशान छोड़ने लगा था। मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो और कसा हुआ था, मेरे ऊपर हावी हो गया था। मैं चीखती रही, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ प्यास और जुनून था। उस रात मेरी रूह चिल्लाई, मेरा वजूद टूट गया था और मेरी मासूमियत छिन गई थी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो वो अब भी वही था, बेफिक्री से सोया हुआ। मैंने उसे कुछ पलों तक देखा, वो शख्स जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था। उसने मेरे वजूद पर अपना हक जमा लिया था। मेरा दिल फट रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, ये मौका है, अगर मैं यहाँ से निकल गई तो शायद मैं बच सकती हूँ। मैं बहुत सावधानी से बिस्तर से उठी थी। उसकी सांसों की आवाज़ मुझे डराती रही, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर की तरफ बढ़ने लगी। मेरे वजूद पर अब भी उसके कपड़े थे, लेकिन मैं परवाह किए बिना घर के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाली थी, किसी ने मुझे पीछे से मेरी बाहों से पकड़ लिया था और मुझे इतनी जोर से खींचा कि मैं लड़खड़ा गई थी। मैंने पलट कर देखा, वो वही था। उसकी आंखों में अब नींद का नामो निशान नहीं था, बस आग थी। वो दहाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी इजाजत के बिना कमरे से बाहर निकलने की सोचो। तुमने क्या सोचा था, भाग जाओगी और मैं देखता रहूंगा? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर न जाने कहाँ से हिम्मत आई थी। मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया था। कुछ पल के लिए वो हैरान होकर मुझे घूरता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। फिर वो अचानक पागल हो उठा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जोर से घसीटा और कमरे में पटकते हुए बोला था, तुम जैसी लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। तुम पूछ रही थी ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, तो अब सुनो और देखो। इतना कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाई थी। जब स्क्रीन पर मैंने उस शख्स का चेहरा देखा तो मेरी सांसें रुक गई थीं, दिल जोरों से धड़कने लगा था और मेरी आंखें फैल गई थीं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। उसने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया था और फिर कैमरा मेरी तरफ कर दिया। जब मेरे पापा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आई थीं। वो आदमी मेरे पापा से जाकर बोला था, देखिए, आप लोग कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैंने आपकी बेटी को फंसा लिया है। अब ये मेरे बिना रह ही नहीं सकती। कल रात हमने बहुत मज़ा किया है, बहुत अच्छी रात गुजरी है। ये रात हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। मैं ज़ोर ज़ोर से मना कर रही थी, पर उसने मोबाइल मुझसे हटा लिया था। जब मैंने उसके हाथों से मोबाइल छीनने की कोशिश की तो उसने इतनी तेज़ी से थप्पड़ मारा था कि मेरे कानों में सीटी सी बज उठी थी।
अंधेरा सा छा गया था और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब होश आया तो वो मोबाइल पर कुछ बार बार देख रहा था। मेरी आंखें खुलते ही वो उठकर स्टिक और ठंडी अदाओं में बोला था, इधर आओ, मैं तुम्हें एक बहुत खास चीज दिखाता हूँ। मैं डर के मारे कांपते हुए उसके पास गई और स्क्रीन पर जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। मेरी और विजय आहूजा की वीडियो क्लिप थी। वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हों। कहीं भी जबरदस्ती का पता नहीं था। कैसा लगा तुम्हें मेरा तोहफा? उसने तंज कसा था। मेरी उंगलियां खुद ब खुद उठी और मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया था। उसने अपना चेहरा सहलाकर हंसते हुए कहा था, अब इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वही कर चुका हूँ जो करना चाहता था। तुम्हारे पापा क्या समझते थे कि वो जो चाहे कर सकते हैं? मैंने आंसुओं से बुरी तरह लड़खड़ाते हुए उससे पूछा था, आखिर मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बदला क्यों? विजय आहूजा ने ठंडी हंसी के साथ बताया था, 6 साल पहले मैं मामूली से परिवार का लड़का था। किसान का बेटा था। हम लोग सादगी से रहते थे। मेरे माँ बाप ने मेहनत की। एक दिन तुम्हारे पापा आए और हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। ठेले पर फल बिखेर दिए, गालियां दी, मेरे पापा का अपमान किया और सबके सामने उन्हें नीचा दिखाया था। मेरे पापा की इज्जत तार तार हो गई थी। वे बहुत दुखी हुए और बाद में बीमार पड़ गए थे और चल बसे। कोई नहीं जानता कैसे, पर मेरी आंखों में वही बदनामी रह गई थी। उसकी आंखों में अब बदले का जज्बा था। उसने कहा, तब मैंने तय किया था कि अभी बदला नहीं ले पाऊंगा, पर मैंने समझदारी से काम लिया, पढ़ाई की, मेहनत की और उस दुनिया में घुस गया जहां पैसे और ताकत मिलती है। मैंने बहुत कुछ झेला, पर बदले का इरादा गहरा बैठ गया था। उसकी आवाज में अब ठंडक थी। अब यही घर, यही गाड़ी, यही ताकत सब उसी बदले की वजह से है। पर असली काम तो यही था, तुम्हारे पापा को तोड़ना था। और सबसे ज्यादा चोट किससे लगेगी? उनसे जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते हैं, उनकी बेटी से। उसने बेरहमी से बताया कि पहले उसने मुझे ऑनलाइन फंसाने की कोशिश की। उलझाने वाले मैसेज, झूठे वादे, फिर अगवा करने तक की साजिश। 1 महीने तक मेरे फ़ोन पर अनजान नंबरों से मैसेज आते रहे, जिन्हें मैं इग्नोर करती रही। जब उससे काम नहीं बना तो उसने अगवा करने का प्लान बनाया था। अब वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि जब मेरे पापा ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें इतनी चोट लगेगी कि उनका दिल सह ना पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ उनका दिल झकझोर जाएगा। मैंने विनती की, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरे पापा ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। विजय आहूजा ने मेरे बालों से खेलते हुए सर्द लहजे में कहा था, तुम्हारे पापा का प्यार ही मेरी जीत है। फिर उन्होंने नौकरानी को बुलाया और ठंडे अंदाज में कहा था, इस लड़की को यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये लड़की अब मेरे किसी काम की नहीं रही। उसकी बात सुनकर मेरा सिर चकरा गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतनी चालाकी और कठोरता दिखा सकता है। मैं वहीं थम गई, जैसे किसी जंजाल में फंसी हुई। मैंने उसके चेहरे को देखा। वो अब ना तो वो आम आदमी था, न कोई पछतावा था। बस एक ठंडी मुस्कान और शहर की ताकत का खेल। शांति मुझे जोर से घसीटते हुए बाहर की तरफ खींचने लगी थी। पहले तो मैं इस घर में आने के लिए तैयार नहीं थी, पर अब जाने के लिए मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैं इस घर से एक बार बाहर निकल गई तो ना तो मेरी इज्जत बचेगी और ना ही मेरी खुशियाँ। शांति ने मुझे धक्का देकर बाहर फेंक दिया था। अब मैं इस आलीशान बंगले के गेट के सामने अकेली खड़ी थी, जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर चुकी हो। तभी अचानक एक आदमी मेरी तरफ आया। वो आदमी जिसने मुझे गाड़ी में बैठा कर यहाँ तक लाया था। उसने मेरा बाजू कसकर पकड़ लिया और नजरों में गंदगी भर कर बोला था, साहब ने तो अपना काम पूरा कर लिया है, अब तेरा क्या इरादा है? मेरे साथ चलती है या यहीं सड़क पर ही शुरू कर दूं? उसकी गंदी नियत वाली आवाज सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया था और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए घबराई हुई आवाज में बोला था, माफ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो। उसकी ये हालत देखकर मुझे लगा जैसे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले वो आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा था और अब मुझसे माफी मांग रहा था। इतना कहकर वो वहां खड़ा हुआ था और अंधेरे में गुम हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना मेरे लिए खतरनाक है।
मैं डरते डरते कांपते हुए तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ी थी। जब मैं घर पहुंची और अंदर दाखिल हुई तो देखा कि पापा पहले ही वहां मौजूद थे। वे बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रहे थे। पापा को देखते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया था और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। पर मेरे गले लगाने के बजाय पापा तेजी से मेरे पास आए और मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मैं सन्न रह गई थी। ये मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं था। मैं हैरानी और बेयकीनी से पापा के चेहरे को देख रही थी, पर उनकी आंखों में बस गुस्सा और बेयकीनी थी। मैंने कांपती आवाज में सोचा, क्या विजय आहूजा ने मेरी वो वीडियो भेज दी? मेरे जहन में डर समा गया। शायद अभी वो वीडियो उनके पास नहीं पहुंची थी, मगर जिस अंदाज में वो शैतान मुझे अपने पास बिठाए हुए था और कैमरे में जो कैद हुआ था, उसे देखकर पापा ने अपनी आंखों से ही गलतफहमी पाल ली थी। मैंने रोते हुए बोली थी, पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझ पर यकीन करिए। पापा ने गुस्से से हाथ उठाया और मुझे चुप रहने का इशारा किया। उनकी आवाज़ तलवार जैसी थी। बस अब और एक लफ्ज़ नहीं। तुमने मेरी इज्जत के साथ जितना खेलना था खेल लिया। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें नाम दिया, पहचान दी, सब कुछ दिया, और तुमने बदले में मुझे जलील कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा सिर झुक गया है। मैंने सिर हिलाकर मिन्नत की थी, पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उनकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने मुझे धक्का दिया और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा था, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मेरी चौखट पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं धक्का खाकर बाहर गिर पड़ी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मैं वहीं खड़ी रह गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, किसे पुकारूं। मैंने अपनी एक दोस्त से संपर्क किया था, पर उसने साफ कह दिया, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे तभी समझ आ गया था कि शायद खबर पहले ही पूरे शहर में फैल चुकी है। मैं भूल गई थी कि मेरी सौतेली बहन भी है, जो हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। मुझे पूरा यकीन था कि उसने ही ये बात पूरे सर्कल में फैला दी होगी। अब वीडियो सामने आती या नहीं, लोग पहले ही मुझे गंदी लड़की कहने लगे थे। सड़क पर लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। हर जुबान मेरी इज्जत उछाल रही थी। मैं यूं ही बिना मकसद सड़कों पर घूम रही थी कि अचानक एक कार मेरे सामने आकर रुकी और उसमें से प्रीति उतरी थी। प्रीति मेरे स्कूल की दोस्त थी। उसे देख मैं दंग रह गई थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मेरी हालत देखी और झटके से बोली थी, मुझे छोड़ो, पहले अपनी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं वही सड़क के किनारे गिरकर रोने लगी थी और उसे पूरा किस्सा सुना दिया था। मेरी कहानी सुनकर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद मिली थी। मैं उसके साथ उसके घर चली गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद 2 दिन बाद वो मुझे निकाल देगी, पर एक हफ्ता बीत गया और उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। उल्टा वो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन उसने मुझे एक मोटी रकम थमाई और बोली, ये पैसे रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मैं हैरान रह गई थी। प्रीति हमेशा कंजूस मानी जाती थी, अपने घर वालों पर भी पैसे खर्च नहीं करती थी, और आज वही मुझे इतना सहारा दे रही थी। मैं दिन रात बिस्तर पर लेटी रहती, उस दर्दनाक लम्हों को याद करती जिसमें मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। विजय आहूजा ने मुझे इस्तेमाल कर लिया था और फेंक दिया था, पर अजीब बात यह थी कि उसका असर मुझ पर अब भी बना हुआ था। न जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी कि चाहकर भी मेरा मन बार बार उसी की तरफ खींचने लगा था। नया साल शुरू होने वाला था। मैंने अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। प्रीति उस समय नौकरी पर गई हुई थी। मैं विजय आहूजा के बारे में ही सोच रही थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो वीडियो अपलोड कर देगा, मगर उसने वीडियो अपलोड नहीं की थी। शायद उसे मुझ पर रहम आ गया था। अचानक ही मुझे एक कॉल आई थी। मैंने देखा तो वो अनजान नंबर था। जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से आवाज सुनकर कुछ पल के लिए मैं जम सी गई थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि विजय आहूजा की थी। अभी और इसी वक्त नीचे आओ। मैं भागती हुई नीचे गई तो देखा सामने वो अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और फिर एक झटके से मुझे गले से लगा लिया था। आई लव यू सो मच, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हारा दीवाना बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे पापा से बदला लेना चाहता था, मगर मुझे एहसास हुआ
कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तुम्हारे पापा तो बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन मैं उसे धकेल नहीं पा रही थी। मैं उससे शिकायतें करना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से उस वक्त शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, और मैं हर तरह की सजा बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बस एक बार मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाओ। वो घुटनों के बल मेरे सामने झुक गया और मुझसे कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही शख्स जो थोड़े अरसे पहले तक मुझे धमकियां देता था, मुझ पर थूकता था, वही शख्स मुझसे शादी की फरमाइश कर रहा था। मैं इतनी बहादुर नहीं थी कि मैं उससे बदला ले सकती, और मैं इतनी मजबूत भी नहीं थी कि मैं उसके बिना रह सकती। इस वजह से मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मेरे सर को धीरे धीरे सहला रहा था और मुझसे कह रहा था कि वो बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देगा। मैं तुम्हारी सब तकलीफों को दूर कर दूंगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने पापा का बदला नहीं लोगे? तो वो हंसने लगा और कहने लगा, बदला तो मैं ले चुका हूँ। और तब उसने मुझे ये बताया कि मेरे पापा की कंपनी बहुत बुरी तरह से डूब गई है और पापा सड़क पर आ चुके हैं। इसके साथ ही पापा को अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। मेरे पापा ने विजय आहूजा से माफ़ी मांग ली, और मुझे ये पता चला कि इन सारे दिनों में मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय आहूजा ही था। उसने मुझे अपने घर से तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेरे बारे में सोचना नहीं छोड़ा था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब